आज की इस वीडियो में हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे और हीट इंजन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हीट इंजन वर्क करता है इस पे बात करेंगे। और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट को कंटिन्यूसली चेंज करता है इनटू मैकेनिकल वर्क में, उसको हम हीट इंजन कहते हैं। जो भी पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, कार, मोटरसाइकिल, ये सभी हीट इंजन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो हीट इंजन होता है उसमें 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं: सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स एक हॉट बॉडी होता है जो फिक्स होता है एट हाई टेम्परेचर। यदि हम हाई टेम्परेचर को T1 सपोज करें तो सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है और वो हाई टेम्परेचर पे फिक्स होता है। और उस सोर्स से हम जितने अमाउंट में चाहें उतने अमाउंट में हम हीट को ले सकते हैं। इसको हम हॉट रिजर्वर भी कहते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है हीट इंजन का वो है सिंक। सिंक एक कोल्ड बॉडी होता है जो फिक्स होता है एट लोअर टेम्परेचर। यदि लोअर टेम्परेचर को हम T2 सपोज करें और जो सिंक का कार्य होता है वो यह होता है कि वो एनी अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर सकता है और इसको हम कोल्ड रिजर्वर भी कहते हैं। अब जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस एक मटेरियल होता है जो सप्लाई किया जाता है विद द हीट टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। इसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। अब जो वर्किंग है हीट इंजन का उसको हम समझ लेते हैं कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। अभी हमने आपको यह बताया है कि सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस क्या होते हैं हीट इंजन के लिए। तो हमने यह कहा कि जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है और टेम्परेचर हाई होता है, उससे हम जितना चाहें उतने अमाउंट में हीट को ले सकते हैं। सिंक जो होता है वो कोल्ड बॉडी होता है जो फिक्स होता है लोअर टेम्परेचर पे और उससे हम जितनी चाहें उतने अमाउंट में हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। तो इसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे इसके हीट इंजन के वर्किंग को डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे यह सपोज करेंगे कि जो सोर्स है जिसका फिक्स टेम्परेचर है हाई T1, उससे जो वर्किंग सब्सटेंस है वह Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब जितना अमाउंट में उसको हीट चाहिए उतना वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो हीट बचेगा वह रिजेक्ट हो जाएगा टू द सिंक। हम यह सपोज कर रहे हैं कि Q2 जो है Q2 वह रिजेक्टेड हीट है जो सिंक से हीट रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो W है वो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब जो नेट अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब किया गया है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वह Q1 था और Q1 में से Q2 हीट रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अब जो वर्किंग सब्सटेंसेस है वह इनिशियल कंडीशन में जो इसका चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल में कोई वर्क डन नहीं होगा तो जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 रहेगी। तो यहाँ पे W इक्वल टू हमको मिल रहा है Q1 माइनस Q2। यही इसके वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा कि Q1 अमाउंट का जो हीट है उसने हॉट बॉडी सोर्स से एब्जॉर्ब किया और वर्क डन होने के बाद जो रिजेक्टेड हीट है Q2 उसने Q2 हीट को रिजेक्ट किया, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। और यही इस हीट इंजन का वर्किंग है। हीट इंजन इसी तरह से वर्क करता है। अब हम हीट इंजन के इफिशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इफिशियंसी होता है हीट इंजन का उसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं: द रेशियो ऑफ नेट वर्क ऑब्टेन इन द साइकिल, जो आउटपुट होता है, टू द
हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स इनपुट। और इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ईटा इक्वल टू हो जाएगा वर्क आउटपुट इन एनी एनर्जी यूनिट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट इन द सेम एनर्जी यूनिट। यानी जो वर्किंग आउटपुट और हीट इनपुट का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। अब जो यहाँ पे जो वर्किंग आउटपुट है उसको हमने W से रिप्रेजेंट किया था। W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 थी और हीट इनपुट जो था वो Q1 था। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ईटा इक्वल टू हमको मिलेगा W अपॉन Q1 और यहाँ से ईटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और फिर हम इसको लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और इस रिलेशन से यह क्लियर है कि जो इफिशियंसी होगी हीट इंजन की जिसको ईटा कहते हैं वह यूनिटी होगी, तो इफिशियंसी 100% होगी जब Q2 0 होगा। Q2 जो होता है वो हीट रिजेक्टेड टू सिंक है इन अ साइकिल। यदि वो 0 होता है तो जो इफिशियंसी होगी हीट इंजन की वो यूनिटी होगी, 1 होगी। और उसको हम यदि परसेंटेज में देखें तो 100% होगी। तब हम कहेंगे कि जो इफिशियंसी है हीट इंजन की वो 100% है। इससे यहाँ पे यह भी क्लियर होता है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंट वो टोटल का टोटल हमारा वर्क करने में खर्च हो रहा है। किसी भी प्रकार का अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है यदि Q2 की वैल्यू 0 आती है। अब हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग किसी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और लास्ट में वह पुनः अपने स्टेट में आ जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार का ना तो सिस्टम का कोई लॉस होता है ना सराउंडिंग का कोई लॉस होता है, वह अपने इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस होता है विथ एन इनफाइनाइटेसिमल ग्रेडियंट। और जो एवरी स्टेट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑफ द सिस्टम उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसीलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कोइंसाइड करता है विद द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से। देयर इज नो प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस का, लेकिन हम कुछ प्रोसेस को मान लेते हैं कि वह रिवर्सिबिलिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस में ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन कोई भी प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो उसमें लॉस होगा ही। यदि कोई चेंज हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग तो कुछ ना कुछ सिस्टम और सराउंडिंग में जरूर लॉस होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, जैसे फ्रिक्शनलेस रिलेटिव मोशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। यदि रिलेटिव मोशन हो, फ्रिक्शनलेस हो तो कोई किसी भी प्रकार का कोई इसमें लॉस नहीं होगा। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग में जितना स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा उतना ही कंप्रेशन भी होगा। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, फ्रिक्शनलेस हो तो उसमें भी कोई लॉस नहीं होता है। और उसके बाद जो पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है फ्लूइड का, उसको भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस ही मानते हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं अपने इनिशियल टेस्ट को रिट्रेस नहीं कर पाते हैं।
या यदि वह किसी प्रोसेस में कोई वर्क डन कर रहे हैं तो उस वर्क डन से फिर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं। जो भी फैक्टर्स होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जो भी प्रोसेस रैपिडली होते हैं या स्पॉन्टेनियस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे रैपिड आइसोथर्मल, रैपिड एडियाबेटिक जो प्रोसेस होते हैं या चेंजेज होते हैं उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट होता है वो ट्रांसफर होता है थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर। इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो फाइनाइट टेम्परेचर पे होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के: रिलेटिव मोशन विथ फ्रिक्शन, डिफ्यूजन, थ्रोटिंग, हीट ट्रांसफर, कंबक्शन, फ्री एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे रिलेटिव मोशन विथ फ्रिक्शन है तो हम यह जानते हैं कि यदि फ्रिक्शन के साथ कोई मोशन होता है तो जो लॉस होगा फ्रिक्शन में उसको हम फिर पुनः रिगेन नहीं कर पाएंगे। डिफ्यूजन में भी हम पुनः रिगेन नहीं कर पाते हैं। और फिर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिसिटी के बारे में हमें पता है कि यदि किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, फिर उस फोर्स को हटाने पे वो पुनः अपने पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक में यदि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो यदि वो ब्रोक हो गया तो वो पुनः अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो ये सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। अब जो इरिवर्सिबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है: एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, ऐसी इरिवर्सिबिलिटी जो डिसिपेटिंग इफेक्ट ऑफ आउटसाइड वर्किंग सब्सटेंसेस के वजह से होती है। बाहरी वर्किंग सब्सटेंस की वजह से जो भी इरिवर्सिबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम में उसको हम एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शन occurring during a process due to some external source। सम एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में उसको हम एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, डिसिपेटिंग इफेक्ट विद इन द वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्किंग सब्सटेंस के इंटरनल में जो डिसिपेटिंग इफेक्ट होते हैं उनको हम इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ गैस, विस्कोसिटी हो गया, या इनर्शियल ऑफ द गैस। इसमें जो भी लॉस होता है वो इंटरनल वेरिएबल्स के कारण होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाली वीडियो में हम कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।